तो हमारे साथ आलोक है और मैं आलोक से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और जी। बताइए कि आपकी कैसी एजुकेशनल जर्नी रही बैचलर से लेके पीएचडी तक। तो सबसे पहले थैंक यू राजतन कि इनवाइट करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से रहने वाला हूँ। मेरा बैचलर्स जो था वो वहीं से हुआ। मैंने एक्चुअली बीएससी किया हुआ है मैथ्स में। उसके बाद से जब सीयूटी हमारे समय में सबसे पहले सीयूटी ऑर्गेनाइज हुआ, तो हमने उसके लिए काफ़ी तैयारी किया, क्योंकि हमको सबसे बड़ा ये डर था कि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये माइनस पॉइंट है कि वो फिर यूनिटीज़ में चेंज कर रहे हैं अपना। लेकिन सब कुछ बढ़िया हुआ। सीयूटी के थ्रू जेएनयू में एडमिशन हुआ। मास्टर्स मेरा यहीं से हुआ। एक्चुअली बैचमेट थे हम दोनों, राजतन और मैं। एंड देन इसके बाद से पीएचडी में जब एडमिशन की बारी आई, तो हमारे समय फिर एक नया रेगुलेशन है कि अब यूजीसी जो नेट के इस कोर्स है उसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन होंगे। ओनली पीएचडी वाला कैटेगरी आप हाँ, बताना चाह रहे हैं। 3 कैटेगरीज़ थे जेआरएफ नेट के स्कोर से, एंड देन ओनली पीएचडी। तो मेरा नेट था, उसके थ्रू मैंने जेएफ नहीं था, नेट के थ्रू मैंने यहाँ पीएचडी में एडमिशन लिया। एंड देन उसके 1 मंथ लेटर ही जो दिसंबर वाला साइकिल था उसमें मेरा जेआरएफ भी हो गया। तो तो जैसा किस कि तारीख से यूजीसी का, आपको हाँ, हाँ यूजीसी का जैसा गाइडलाइन है कि जब आप जिस तारीख से आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है उसके बाद से आपका फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपका कभी भी हो, अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं और आपका आप यूजीसी जीआरएफ देते जा रहे हैं, और जब भी आपका जीआरएफ होता है उसके बाद से आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाता है। तो आलोक, जैसा कि आपने बताया कि आपका बैचलर जो था वो साइंसेस में था, फिर आपने हिस्ट्री में स्विच किया, तो कितना डिफिकल्ट होता है साइंसेस से हिस्ट्री में स्विच करना? हाँ, डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि जब आप साइंस में अपना बैचलर्स करके मास्टर्स करने हिस्ट्री में आते हैं, तो ये चीज़ होती है कि आपको एक बेसिक आइडिया रहता है। आप एकदम डीप में जाके किसी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। एंड जब खास तौर पर जब जेएनयू आते हैं, तो यहाँ का, जैसे हम दोनों ही हैं जेएनयू से, हमको पता है कि यहाँ का करिकुलम थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे जिसमें फॉरेन राइटर्स जो होते हैं उनके राइटिंग्स ज़्यादा होते हैं, तो दिक्कतें हैं शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि क्या है कि आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, मास्टर्स में ऐसे करिकुलम है, टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं, सीनियर्स हैं, उनके सपोर्ट से चीज़ों को समझने में आसानी होता है। एंड नो डाउट एक समय बाद जब आप काफ़ी पढ़ लेते हैं, तब वो जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं स्विच करने से, एक साइंस स्टूडेंट जब स्विच करता है मास्टर्स में, तो दिक्कतें होती हैं वो धीरे धीरे हट जाती हैं। अब आपके पीएचडी इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू के बारे में बताना चाहें, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कितना लंबा था, कितने समय तक चला? जब मैं तो मेरा जो नाम है वो सबसे पहले आता है, आलोक। एंड जो मेरा इंटरव्यू डेट भी था वो शुरू में आ गया था, 16 दिसंबर। तो जब मैं गया इंटरव्यू देने, तो जब आप अंदर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो टाइम का उतना पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आप अंदर बैठते हैं, उनके सवाल आते हैं, आप अपने आंसर देते हैं, तो कुछ टाइम कितने जल्दी बीत रहा है ये चीज़ समझ में नहीं आता अंदर। लेकिन जब मैंने बाहर निकला, बाकी कैंडिडेट से उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो इंटरव्यू था वो 15-20 मिनट चला उसके आसपास। और कितने मेंबर्स थे बोर्ड में जिनके में आपने हाँ, इंटरव्यू लिया था? मेरे समय में 3 मेंबर्स थे, प्रोफेसर सोनालिका कौल, और जो मेरे अभी वर्तमान में सुपरवाइजर हैं डॉक्टर रक्तिम पाता, एंड अपराजिता मैम थी। और तो आलोक, अगर आप बताना चाहें कि आपसे इंटरव्यू में किस किस फैकल्टी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा आप डिटेल में बता सकें। तो सबसे पहले सोनालिका मैम ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा। उन्होंने ये पूछा कि आपका टाइम लाइन क्या होगा, एंड आपका टॉपिक जो है वो कैसे रिलेवेंट है और कैसे करेंगे। तो मतलब कुल मिला के मैथडोलॉजी पूछा जाता है कि मतलब आप कौन कौन से सोर्सेज के गो थ्रू जाएंगे एंड उसको एनालिसिस करके अपना आर्गुमेंट बनाएंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जब हम पीएचडी में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रपोजल होता है, उसको हम लेके जाते हैं, और बाकी जो वहाँ मेंबर्स हैं इंटरव्यू में उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो उनको पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आंसर भी देना रहता है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। सबसे मेन जो होता है वो प्राइमरी सोर्स जो होता है, ये भी होता है कि आप टाइमलाइन क्या है और उस टाइमलाइन में जो भी प्राइमरी सोर्सेस हैं वो उनको कैसे आप हैंडल करेंगे। तो सोनालिका मैम ने हमसे यही पूछा कि जो प्राइमरी सोर्सेस हैं वो आप कौन से यूज़ करेंगे। तो मेरे जो प्राइमरी सोर्स थे वो संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड थे सारे। तो उनके क्वेश्चन ये थे कि डू यू नो संस्कृत एक्चुअली। तो जैसे जैसे मैंने बीएससी किया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस होते हैं वो संस्कृत नहीं जान पाते हैं,
क्योंकि उनके में ऐसा कोई अलग से करिकुलम नहीं होता, ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं कि वो संस्कृत जो है एक्सटेंसिव लेवल पे जाके पढ़ सकें। तो मैंने यही बोला कि हम जो है ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो यूज करेंगे। फिर उनके बाकी क्वेश्चंस थे कि जो सेकेंडरी सोर्सेस है उनमें से कौन कौन से सोर्सेस तुमने पढ़े हैं, और उनके जो सोर्सेस हैं, उनके जो आर्गूमेंट्स हैं, उनसे क्या अलग है तुम्हारा, गैप्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारे इस रिसर्च का। तो उनके ये बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड देन कुछ और अलग से क्वेश्चंस होते थे, वो मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे पूछे, एंड इसके बाद से वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। तो आलोक, अब हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं पीएचडी इंटरव्यू के लिए, वाइवा वो से जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप उनको कुछ टिप्स देना चाहें अपनी तरफ से जिससे कि वो अपने इंटरव्यू को और बेहतर कर सकें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे भी आप मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेट में जो है उसमें ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब जो पीएचडी एडमिशन्स होते हैं वो नेट के स्कोर्स के थ्रू होते हैं। तो या तो आप फिर जीआरएफ हैं तब तो अच्छा चीज़ है, ये नेट में मेहनत करें, उसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन होंगे, फिर इंटरव्यू के नंबर ऐड होंगे। तो ज़रूरी है कि उसमें एक अच्छा परसेंटाइल या जो नंबर है वो आप इसको अच्छा लाएँ। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि आप जैसे ही नेट के एग्ज़ाम दे देंगे है ना, या आपका जीआरएफ है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नेट दे रहे हैं और नेट का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद से प्रपोजल पे ज़्यादा फोकस करें कि प्रपोजल कैसे बनाना है, आपका टॉपिक जो है वो कैसे रिलेवेंट है ना। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप अपने टॉपिक को लेके खुद में क्लियर रहें कि आप कैसे करेंगे, क्यों करना चाहते हैं, और आगे आपको कौन कौन से चैलेंजेस इसमें टैकल करने हैं। तो जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बेसिक होती हैं कि आप एक बार पीएचडी में अप्लाई करने के बाद से अपने प्रपोजल पे ज़्यादा ध्यान दें, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपका जब इंटरव्यू कॉलिंग आता है, तो आपसे आपके प्रपोजल पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अपने प्रपोजल को अच्छे तरीके से तैयार करें। तो आपने सुना आलोक को, और ऐसे ही कई सारे इंटरव्यूज़ भी हम पीएचडी से पहले लाते रहेंगे, पीएचडी वाइवा बोसे से पहले लाने की कोशिश रहेगी, जिससे कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर और आगे इंटरव्यू चाहिए। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे उन इंटरव्यूज़ को लाने की। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।